नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के हम अपने तृतीय अध्याय को पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे। हमारी इस पुस्तक के तीसरे अध्याय का नाम है पर्यावरण और समाज। इस अध्याय के हम 2 भाग पूर्ण कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के तीसरे भाग को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय के तीसरे भाग का नाम है पर्यावरण समस्याएं सामाजिक समस्याएं क्यों हैं। तो हमने देखा था पर्यावरण संबंधी कुछ समस्याओं को, कुछ चुनौतियों को। ये चुनौतियां, ये समस्याएं वास्तव में सामाजिक समस्याएं क्यों बन जाती हैं, आइए देखते हैं। सामाजिक पर्यावरण की समस्याएं सामाजिक असमानता के लिए कार्य करने वाले विभिन्न समूहों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। सामाजिक पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वे सामाजिक असमानता के लिए कार्य करने वाले जो विभिन्न समूह हैं उन पर अपना प्रभाव कैसे डालती हैं, कैसे वहाँ अपना योगदान देती हैं, ये हमें चर्चा करनी है। सामाजिक परिस्थिति तथा शक्ति बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति अपने आप को पर्यावरण की आपदाओं से बचने या उस पर विजय प्राप्त करने के लिए किस हद तक जा सकता है। तो सामाजिक परिस्थिति और शक्ति की हम बात करें तो यह सामाजिक परिस्थिति और व्यक्ति की शक्ति जो है यह इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति जो पर्यावरण की आपदाएं हैं जो समय समय पर उत्पन्न होती हैं, इन पर्यावरणीय आपदाओं से बचने के लिए या उन पर विजय प्राप्त करने के लिए वह किस हद तक जा सकता है, उसी से निर्धारण होता है किसी भी सामाजिक परिस्थिति में शक्ति का। ठीक है, कुछ स्थितियों में उनके समाधान वास्तव में पर्यावरण की असमानताओं को बढ़ा देते हैं। तो ये भी हमें समझना है कि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें पर्यावरणीय आपदाओं के जब समाधान किए जाते हैं तो ये समाधान ही वास्तव में पर्यावरण की जो असमानताएं हैं उन असमानताओं को और बढ़ा देते हैं। गुजरात राज्य के कुछ ज़िलों में जहां पानी की बहुत कमी है, संपन्न किसानों ने अपने खेतों में उपजी नकदी फसलों की सिंचाई के लिए भूजल प्राप्त करने हेतु काफ़ी धन नलकूपों की गहरी खुदाई पर खर्च किया है। हम यहाँ एक विशेष उदाहरण ले रहे हैं कि गुजरात राज्य के कुछ ज़िलों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पानी की काफ़ी कमी है। ठीक है, कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ और पानी काफ़ी कम मात्रा में है। वहाँ के जो संपन्न किसान थे जिनके पास अच्छी धन दौलत थी, ऐसे किसानों ने अपने खेतों में जो नकदी फसल वे उगाया करते थे उन नकदी फसलों की सिंचाई के लिए बहुत सारा धन लगा करके अपने अपने खेतों में नलकूपों की खुदाई करी और निश्चित ही वे उन नलकूपों से भूजल प्राप्त करना चाहते थे और उन नलकूपों की खुदाई पर काफ़ी ज़्यादा धन उनके द्वारा खर्च किया गया। जब वर्षा नहीं होती है तब गरीब ग्रामीणों के कुएं सूख जाते हैं तथा उनमें पीने तक के लिए पानी नहीं रहता है। ऐसे समय में संपन्न किसानों के लहलहाते खेत मानो गरीबों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब उन्हीं क्षेत्रों की हम बात करें तो वहाँ जब वास्तव में वर्षा नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में गरीब जो ग्रामीण वहाँ रहते हैं उनके कुएं बिल्कुल सूख जाते हैं और उनमें पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं होता है। और वहीं उन्हीं स्थानों पर वर्षा के अभाव में भी जो संपन्न किसान होते हैं उनके खेत लहलहा रहे होते हैं और ये इस प्रकार से लहलहाते खेत मानो उन गरीब किसानों का, गरीब ग्रामीणों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। कुछ पर्यावरण चिंतन कभी कभी सार्वभौमिक चिंतन बन जाते हैं जब इनके संबंध किसी विशेष सामाजिक वर्ग से नहीं रह जाते हैं। तो कुछ पर्यावरण संबंधी चिंतन जो हैं ये कभी कभी सार्वभौमिक चिंतनों के रूप में सामने आते हैं। कब होता है ऐसा? जब इनके संबंध किसी विशेष सामाजिक वर्ग से ही नहीं रहते हैं, एक बड़ी व्यवस्था पर ये लागू हो जाते हैं। उदाहरणतः वायु प्रदूषण को कम करना
अथवा जैव विविधता को संरक्षण देना सार्वजनिक हित का कार्य है। तो बिल्कुल वायु प्रदूषण कम करना और जैव विविधता को संरक्षण देना एक सार्वजनिक हित का कार्य है। ये किसी वर्ग विशेष के लिए ही आवश्यक नहीं है, सिर्फ वर्ग विशेष के लिए समस्या का चिंता का विषय नहीं है। समाजशास्त्रीय समीक्षा यह दर्शाती है कि किस प्रकार से सार्वजनिक प्राथमिकताएं तय की जाती हैं तथा किस प्रकार इन्हें आगे बढ़ाया जाता है। तो समाजशास्त्रीय समीक्षा जो है पर्यावरण संबंधी मुद्दों की, वह ये दर्शाती है कि किस प्रकार से जो सार्वजनिक प्राथमिकताएं हैं उन्हें तय किया जाता है, यानी किस सार्वजनिक प्राथमिकता को महत्व मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा और किस प्रकार इन प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाया जाता है। सार्वभौमिक रूप से वे लाभदायक नहीं भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे निर्णय भी हो सकते हैं जो कि सार्वभौमिक रूप से, या हम कहें कि सभी लोगों के लिए लाभदायक ना भी हों। कभी कभी जनहित के कार्यों की रक्षक नीतियां वास्तव में राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्गों के लाभ की रक्षा करती हैं अथवा गरीब तथा राजनीतिक रूप से कमज़ोर वर्गों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो जनहित के कार्य किए जाते हैं उनके लिए जो रक्षक नीतियाँ बनाई जाती हैं, ऐसी नीतियाँ वास्तव में राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो संपन्न लोग हैं, शक्तिशाली वर्ग हैं, उनके लाभों की रक्षा करती हैं ऐसी नीतियाँ, जबकि ऐसे वर्ग जो कि गरीब और राजनीतिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसे वर्गों के लिए ये नुकसान का कार्य करती हैं। तो कई नीतियाँ विभिन्न समय पर ऐसी बनी हैं जो कि वास्तव में शक्तिशाली वर्गों को और शक्तिशाली बनाती हैं और जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए बड़ा नुकसान उत्पन्न करती हैं। बड़े बड़े बांधों तथा उसके आसपास के संरक्षित प्रदेशों से संबंधित वाद विवादों से पता चलता है कि जनहित के रूप में पर्यावरण बहस का एक ज्वलंत मुद्दा है। तो जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं और उनके आसपास के प्रदेश जब संरक्षित कर दिए जाते हैं, इस दौरान जब विस्थापन किया जाता है लोगों का, तो उससे संबंधित कई वाद विवाद उत्पन्न होते हैं और ऐसे वाद विवादों से ही पता चलता है कि जनहित के रूप में पर्यावरण भी बहस का एक बहुत बड़ा या बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। सामाजिक पारिस्थितिकी की विचारधारा यह बताती है कि सामाजिक संबंध मुख्य रूप से संपत्ति तथा उत्पादन के संगठन, पर्यावरण की सोच तथा प्रयास को एक आकार देते हैं। तो सामाजिक पारिस्थितिकी की यह जो विचारधारा हम पढ़ रहे हैं, यह बताती है कि जो सामाजिक संबंध होते हैं, मुख्य रूप से संपत्ति और उत्पादन के संबंधी जो संबंध है, उनके संगठन ही पर्यावरण संबंधी सोच को और उससे संबंधित सभी प्रयासों को एक निश्चित आकार प्रदान करते हैं। भिन्न सामाजिक वर्ग भिन्न प्रकार से पर्यावरण संबंधित मामलों को देखते तथा समझते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि अलग अलग सामाजिक वर्ग जो हैं समाज में, वे अलग अलग प्रकार से किसी पर्यावरण संबंधी समस्या को या किसी पर्यावरण संबंधी मुद्दे को अपने नज़रिए से देखते या समझते हैं। वन्य विभाग जो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त करने हेतु अधिक मात्रा में बांस का निर्माण उद्योग के लिए करेगा। तो बिल्कुल वन्य विभाग की हम बात करें तो वन्य विभाग ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहेगा और ऐसी स्थिति में बांस का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लेना चाहेगा निर्माण उद्योग के लिए। वह इसे बांस के टोकरे बनाने वाले कारीगर के बांस के उपयोग से भिन्न रूप में देखेगा और ऐसी स्थिति में वन विभाग के जो अधिकारी होंगे, वे इसे बांस के टोकरे बनाने वाले जो कारीगर हैं, वो जब बांस का उपयोग लेते हैं तो उसके उपयोग से यह बिल्कुल अलग रूप से उसे देखेगा कि क्यों ना ये निर्माण कार्यों में लगे लोगों को दिया जाए, उन वर्गों को दिया जाए जो कि बांस का उपयोग निर्माण कार्यों के लिए करते हैं, क्योंकि उनसे आसानी से राजस्व प्राप्त हो सकता है, लेकिन टोकरे बनाने वाले कारीगरों से राजस्व प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। इस अर्थ में उसका दृष्टिकोण कारीगर के दृष्टिकोण से अलग होगा, हालांकि दोनों बांस का प्रयोग कर रहे हैं। तो निश्चित ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वन विभाग के अधिकारी होंगे, उनका दृष्टिकोण जो होगा वो कारीगर के दृष्टिकोण से काफ़ी अलग होगा। लेकिन यहाँ यह सत्य है कि दोनों ही एक प्राकृतिक संपदा का, एक प्राकृतिक संसाधन का, बांस का उपयोग कर रहे होते हैं। उनकी अपनी अपनी रुचियाँ तथा विचारधाराएं पर्यावरण संबंधी मतभेद उत्पन्न कर देती हैं। तो बिल्कुल इन
दोनों के उदाहरण से आप याद रखेंगे कि दोनों जो समूह हैं उनकी अपनी अपनी रुचियां हैं, वन विभाग के अधिकारियों की अपनी रुचियां हैं और जो कारीगर बांस से टोकरे बनाते हैं उनकी अपनी रुचियां हैं। तो उनकी ये रुचियां और उनकी विचारधारा ही पर्यावरण संबंधी विभिन्न प्रकार के मतभेद उत्पन्न कर देती हैं। इस अर्थ में पर्यावरण संकट की जड़ें सामाजिक असमानताओं में देखी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण संकट की जड़ें यानी पर्यावरण संकट जो उत्पन्न हो रहे हैं उनका मूल कारण हम कहाँ खोज सकते हैं? सामाजिक असमानताओं में खोज सकते हैं। इस प्रकार से पर्यावरण संबंधित समस्याओं को सुलझाने का एक तरीका पर्यावरण तथा समाज के आपसी संबंधों में परिवर्तन है और इसका अर्थ है विभिन्न समूहों के बीच संबंधों में परिवर्तन। पुरुष तथा स्त्री, ग्रामीण तथा शहरी लोग, जमींदार तथा मजदूर। तो बिल्कुल पर्यावरण संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए जो एक तरीका है वह क्या है कि पर्यावरण और समाज के आपसी संबंधों में कुछ परिवर्तन हो पाए। और ये परिवर्तन कैसे हो सकता है? तो इसका अर्थ जो है वो यही है कि विभिन्न समूहों के बीच जो आपसी संबंध हैं उन संबंधों में कुछ परिवर्तन आ पाए, ये आपसी संबंध और बेहतर हो पाएँ। और ये विभिन्न समूहों के रूप में हम पुरुषों तथा स्त्रियों को देख सकते हैं, ग्रामीणों तथा शहरी लोगों के बारे में सोच सकते हैं और इसी प्रकार जमींदार तथा मजदूर के बारे में सोच सकते हैं। इन सभी की अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, अलग अलग स्थितियाँ होती हैं, लेकिन इन सबके बीच में जो संबंध है यदि वे और सकारात्मक हो जाते हैं तो निश्चित ही पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का समाधान काफ़ी आसान हो पाएगा। सामाजिक संबंधों में परिवर्तन विभिन्न ज्ञान व्यवस्थाओं और भिन्न ज्ञान तंत्र को जन्म देगा जो पर्यावरण का प्रबंधन सुचारू रूप से कर सकेगा। तो जैसे जैसे सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आएगा, ये परिवर्तन विभिन्न ज्ञान व्यवस्थाओं को और अलग अलग ज्ञान तंत्र को जन्म देगा, यानी सबकी जानकारी जो है वो और बढ़ेगी, सब में ज्ञान का और संचार होगा और इस प्रकार पर्यावरण का जो प्रबंधन है वो और सुचारू रूप से संभव हो पाएगा। हम सभी मिलकर के पर्यावरण को और बेहतर रूप से प्रबंधित कर पाएंगे। शाब्दिक रूप में सामाजिक पारिस्थितिकी सामाजिक कैसे है, इस बात की समझ में हमने जिन तथ्यों को नज़रअंदाज कर दिया है, वास्तव में आज की पारिस्थितिकी से संबंधित सारी समस्याएं वहीं कहीं न कहीं गहरी दबी सामाजिक समस्याओं से उत्पन्न हुई हैं। तो शाब्दिक रूप में सामाजिक पारिस्थितिकी शब्द जब हम कहते हैं तो वहाँ ये सामाजिक कैसे है, ये पारिस्थिति का सामाजिक संदर्भ कैसे है, तो इस बात की समझ हमें कहाँ से मिलेगी? हमें वहाँ से मिलेगी जब हम पहचान पाएंगे उन तथ्यों को जिनको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और वास्तव में आज की पारिस्थितिकी से संबंधित जो सभी समस्याएं हैं वे कहीं ना कहीं गहरी दबी हुई छुपी हुई सामाजिक समस्याओं से ही संबंध रखती हैं और इन सामाजिक समस्याओं से उत्पन्न हुई ये पर्यावरणीय समस्याएं जो हैं, जब हम इन पर्यावरणीय समस्याओं के संबंधित सूचनाएं जुटाते हैं तो अक्सर उनके संबंध में इन सामाजिक समस्याओं को अनदेखा कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की पारिस्थितिकी की समस्याएं तब तक नहीं समझी जा सकती हैं जब तक हम दृढ़तापूर्वक इन समस्याओं को सामाजिक ढांचे से दूर नहीं कर लेते, तब तक सुलझाना तो दूर की बात है। तो बिल्कुल आज की पारिस्थितिकी की जो समस्याएं हैं वे तब तक नहीं सुलझ पाएंगी या इन्हें तब तक नहीं सुलझाया जा सकता जब तक कि हम दृढ़तापूर्वक इन सभी समस्याओं को सामाजिक ढांचे से दूर नहीं कर लेते हैं, यानी हम यह सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं कि हमारे सामाजिक ढांचे में पर्याप्त अंतर आ जाए जिससे कि ये समस्याएं जो सामाजिक असमानताओं से अधिक संबंधित हैं उनका ये संबंध कम हो जाए या ये एक प्रकार से इनको दूर किया जा सके सामाजिक ढांचे से, और इनके अभाव में इन्हें सुलझाना तो काफ़ी दूर की बात है। यानी सामाजिक ढांचे से अलग किए बिना इन पर्यावरणीय समस्याओं को वास्तव में सुलझा पाना बहुत ही जटिल कार्य है। इस बात को
और बेहतर तरीके से समझने के लिए आर्थिक, नृजातीय, सांस्कृतिक और लैंगिक मतभेद तथा अन्य बहुत से कारणों के साथ आज हम जितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, पर्यावरण की व्यवस्था उसके केंद्र में स्थित है। तो इस बात को और बेहतर तरीके से हम समझ पाएँ अगर हम ये जानते हों कि विभिन्न जो आर्थिक मतभेद हैं, जो नृजातीय मतभेद हैं, जो सांस्कृतिक मतभेद हैं, जो लैंगिक मतभेद हैं और अन्य भी कई सारे जो कारण हैं, ये सब वास्तव में जितनी भी समस्याओं को उत्पन्न कर रहे हैं, पर्यावरण की व्यवस्था उनके केंद्र में स्थित है। यानी इन सभी का प्रभाव पर्यावरण की व्यवस्था पर पड़ रहा है। इनके अतिरिक्त उनसे भी जो कि प्राकृतिक विपदाओं के कारण उत्पन्न होते हैं और बिल्कुल इनके विपरीत पर्यावरण की समस्याओं का एक मुख्य केंद्र जो है वो प्राकृतिक विपदाओं के उत्पन्न होने से भी आता है। मुरे बुकचिन राजनीतिक दार्शनिक तथा सामाजिक पारिस्थितिकी संस्था के संस्थापक। ये सारा जो विचार है, ये वक्तव्य है, ये मुरे बुकचिन द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुरे बुकचिन कौन है? तो ये राजनीतिक दार्शनिक और सामाजिक पारिस्थितिकी की एक विशेष संस्था के संस्थापक है। तो बच्चों, इस भाग में आज हमने ये चर्चा की कि वास्तव में जो पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं, ये कहीं ना कहीं जुड़ी होती है हमारे सामाजिक असमानताओं से, सामाजिक मतभेद से और विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं से। हम हमारे इस अध्याय को आगे भी पढ़ना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।